Thank you, Sri Nachapan. Sri R.K. Sinha. Sri R.K. Sinha. माननीय उपसभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने काले धन के रोकथाम के लिए इस कड़े कानून को सदन में प्रस्तुत किया है। सभापति जी, मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि काले धन की चर्चा हम लोग बचपन से सुनते आए, अब बूढ़े भी हो गए, कि काला धन एक दूसरी अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था इस देश में चल रही है और काला धन विदेशों में, स्विस बैंक में, न जाने किस किस बैंक में जमा हो रहा है। लेकिन हमारे बड़े बड़े विद्वान पूर्ववर्ती वित्त मंत्री इस देश में हुए हैं, नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं, किंतु इतना कड़ा और सार्थक कदम सर्वप्रथम माननीय अरुण जेटली जी ही पहली बार लेके आए। ये नहीं, राजनीति में तो पुराने हैं, लेकिन ये मेरा मेडन स्पीच है। ओके, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, कोई बात नहीं, टोका टोकी करना भी आपका अधिकार है और बोलना भी मेरा अधिकार है। मित्रों, हमें जब भी काले धन की बात करते हैं और सुनते हैं तो ये गौर फरमाने की जरूरत है कि काला धन पैदा कैसे होता है। अगर हम उसके जड़ में नहीं जाएं, उसके क्रिएशन में नहीं जाएं, तो रोकथाम करना, उसके लिए कारगर कदम उठाना, वो भी उतना सार्थक या कारगर नहीं हो सकता है। अभी तक की अर्थव्यवस्था में जो हमारे देश में कर प्रणाली रही है और कर वंचना के कारण, टैक्स चोरी करने के प्रवृत्ति के कारण ये काला धन पैदा होता है। ये इतनी भयंकर समानांतर अर्थव्यवस्था है जिसका अगर जिक्र किया जाए और बताया जाए, उदाहरण दिए जाएं, तो यहाँ सदन में उतना समय नहीं मिलेगा। मैं बिहार से आता हूँ। जब मैं यहाँ 1989 में पहली बार दिल्ली में हमें काम दिया गया और मैं दिल्ली में आया तो हमें किराए का मकान नहीं मिलता था जो चेक लेने को तैयार हो। 20 जगह जाता था मैं देखने के लिए, शायद ही कोई मकान मालिक ऐसा मिलता हो जो ये कहे कि वो चेक से पेमेंट लेगा। बहुत अगर रियायत करे तो ये कहता था आधा कैश दे दो, आधा चेक दे दो। हमारे पास समस्या ये थी कि कैश देने की कोई व्यवस्था मेरे पास थी नहीं। सारा कारोबार चेक से होता है और टैक्स पे करने के बाद जो बचता है वही
हमारे उपयोग में आता है। हम लोग कमाते हैं देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, टैक्स ज़्यादा देते हैं, कमाते कम हैं, लेकिन नहीं मिला। जमीन खरीदने का सोचा, जमीन नहीं मिला, चेक से पेमेंट लेने वाला नहीं मिला। फ्लैट खरीदना चाहा, नहीं मिला। अंत में नोएडा में एक नया फ्लैट बन रहा था, वहां पर बिल्डर ने कहा कि हम चेक ले लेंगे, तब जाके वहां पे नोएडा में मैं बसा। दिल्ली में नहीं मिला भाइयों, साउथ दिल्ली में नहीं मिला, एक नहीं मिला। इतनी बुरी अर्थव्यवस्था है। बाजार में जब जाते हैं कोई चीज खरीदने तो दुकानदार साफ कहता है कि बिल नहीं लीजिएगा तो आपका 12% बच जाएगा। भाई मैं बिल भी लूंगा और चेक भी दूंगा, तो कहता है चेक रियलाइज होने के बाद आपको सामान मिलेगा। वो भी तैयार, उसके लिए भी तैयार होइए, तब भी कई दुकानदार हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह का काम नहीं करते। अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट आप लेने जाइए। आज बाजार की स्थिति ये हो गई है कि कोई आपसे नंबर 1 में चेक पेमेंट पे डीलिंग करने को तैयार नहीं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि कृपया इस बात पर भी गौर करें कि ब्लैक मनी का जो सर्जन होता है, क्रिएशन होता है, उसको हाउ डू स्टॉप देम। अगर वो नहीं करेंगे और ब्लैक मनी जनरेट होती रहेगी तो देश में भी रहेगी और विदेश में भी रहेगी। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ब्लैक मनी सिर्फ विदेश में ही है, देश के अंदर भी है और हमारे बैंकों में भी, देश में भी जमा है। अगर इसकी भी स्क्रूटनी आप करेंगे तो हजारों ऐसे अकाउंट मिलेंगे, लाखों ऐसे अकाउंट मिलेंगे जिनका कोई अता पता नहीं है। केवाईसी स्कीम आपने चलाया, बहुत बढ़िया स्कीम चलाया, लेकिन आप उसकी प्रगति खुद भी जानते होंगे। केवाईसी में कितने लाखों लोगों का अभी केवाईसी नहीं हुआ। आप ऐसे सारे अकाउंट सीज कीजिए, ये पैसा देश की अर्थव्यवस्था में आएगा। आपने बैंक खाते खोले करोड़ों की संख्या में, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जब तक 100% बैंक खाता यहां प्रत्येक नागरिक को नहीं होगा और 100% बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होगा और ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक काले धन का बनना बंद नहीं हो सकता है। आज अभी इस सदन में मैं चर्चा सुन रहा था कि चीन के सामान बाजार में बहुत आ रहे हैं और चीनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम्पीट कर रहे हैं हमारे मार्केट से, और हमारे लघु उद्योगों की, सूक्ष्म उद्योगों की हालत बहुत खराब हो रही है उसकी वजह से। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीन से जो सामान आ रहे हैं मंत्री महोदय, ये सामान कस्टम पे करके नहीं आ रहे हैं, ये स्मगल रूट से आ रहे हैं। उसको रोकने की आवश्यकता है। स्मगलिंग रूट से जो भी सामान आएगा चीन का भारत के अंदर, वो सस्ता बिकेगा ही। कस्टम पे करके आएगा तो वो हमारे लघु उद्योगों से compete नहीं कर सकता। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्मगलिंग रूट, आपने बांग्लादेश का बॉर्डर का जो समझौता किया है और फेंसिंग हो जाएगी तो काफ़ी हद तक रोकथाम होगा। इसी तरह नेपाल का बॉर्डर भी आपको उस पर भी सख्ती करने की ज़रूरत है कि स्मगलिंग के रास्ते सस्ते सामान चीन से या किसी भी दूसरे इकोनॉमी से यहाँ बिना कस्टम पे किए हुए नहीं आए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको छूट देने की आवश्यकता होगी। विदेशों से भी सामान आएंगे, लेकिन उनको अगर हमारे अपने देश के उद्योगों से compete करना है, अगर हमारे अपने देश के उद्योगों से
प्रतिस्पर्धा करनी है तो एक फेयर लेवल फील्ड आपको क्रिएट करना होगा और उसके लिए स्मगलिंग के रास्ते को रोकने की जरूरत होगी। जब क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी बंद हो जाएगा तो आप आधे से ज्यादा समस्याओं का निदान कर लेंगे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। पुराने कूड़े नहीं उठ रहे हैं। मैं देश भर में घूम रहा हूं, देख रहा हूं, पुराने कूड़े उठाने में अभी भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्रिएशन ऑफ गार्बेज, नए कूड़े अब फेंकना बंद कर रहे हैं लोग, जागरूकता आ रही है उनमें, तो ये एक अच्छी बात है। उसी प्रकार से जब क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी आप रोकेंगे तो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बंद होगा और ब्लैक मनी विदेशों में भी जाना बंद होगा। सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा वित्त मंत्री जी कि ब्लैक मनी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका बहुत बड़ा दुरुपयोग ड्रग इंडस्ट्री में और टेररिज्म के इंडस्ट्री में हो रहा है। अगर आप ब्लैक मनी का क्रिएशन रोकेंगे तो ड्रग माफियाज और टेररिज्म के फैलाव पे काफ़ी हद तक आपका नियंत्रण हो सकेगा और इसमें आपको सफलता मिली, इसकी मैं शुभकामना करता हूं। अब सवाल ये है कि विदेशों से आप काला धन कैसे वापस लाएं। चुनाव के दौरान इतनी चर्चा हुई कि सारे काला धन के अकाउंट एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश से चौथे देश शिफ्ट होते गए, पूरे विश्व में फैल गए। कहां से लाएंगे आप और कैसे लाएंगे? प्लीज। आपको एक बार प्लीज अप्रिशिएट इट, दिस इज हिज मेडन स्पीच। प्लीज आपको एक बार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या कोई ऐसी प्रोविजन, कोई ऐसी चीज करनी होगी। मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है, मैं ये भी जानता हूं कि चिदम्बरम जी क्या हाउस में आश्वासन दे के गए हैं कि अगला एमनिस्टी हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रोविजन आपको करना पड़ेगा जिसमें बिना नाम डिस्क्लोज किए जो ब्लैक मनी वापस ला के अर्थव्यवस्था में डालना चाहता है उसको आप टैक्स लीजिए, पेनल्टी लीजिए, लेकिन कृपा करके कोई रूट खोलिए ताकि वो देश के विकास में वो ब्लैक मनी वापस आए और लगे। इसके लिए जब तक कि कोई कारगर कदम नहीं उठेगा, सिर्फ ब्लैक मनी कंट्री टू कंट्री बात करके और वहाँ से आप कब तक लाएंगे और किस टाइम लिमिट में लाएंगे, किस किस देश से आप करेंगे समझौता, ये बड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए एक कोई ऐसा रूट आपको निकालना पड़ेगा, चाहे वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, देश के किसी भी विकास योजना के लिए हो, किसी भी प्रकार का हो, जिसमें कि आप चाहे जितना टैक्स ले लीजिए, जितना पेनल्टी ले लीजिए, लेकिन एक रास्ता खोल दीजिए ताकि ब्लैक मनी जिन्होंने छिपा के रखा हुआ है उनको भी वापस लाने में सहूलियत हो। और उसके बाद क्रिएशन बंद करिए, अपने आप ब्लैक मनी का ट्रैफिक रुकेगा। एक अंत में मैं बात कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ एक बिहार में कहावत है कि सारा धान 22 पसेरी नहीं बेचा जाता। वो आप ट्रांसपेरेंसी बरतिए, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को आपके लोग इज्जत से पेश आएं और उनको सम्मानपूर्वक व्यापार करने दीजिए, व्यवसाय करने दीजिए। आज आपने कंपनी अमेंडमेंट बिल जो लाया बहुत ही सराहनीय कदम है, उससे लाखों करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। जिस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉ उसमें थे
काफ़ी कंपनियां बंद हो गई थी और काफ़ी कंपनियां बंद होने के कगार में थी। इसी प्रकार से आपका जो सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन है उसमें आप ईमानदार काम करने वाले को परेशान होने से बचाने का उपाय करिए। वो त्राही त्राही कर रहे हैं, वो त्राही त्राही कर रहे हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स का बर्ताव हो रहा है, अच्छे काम करने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले, सारा एक नंबर में काम करने वाले लोगों को वो अगर ब्लैक में घूस मांगते हैं, वो कहाँ से लाके आपको देंगे? वो नहीं दे सकते और वो परेशान हो रहे हैं। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश में, उसको पूरी इज्जत मिले और उसको ईमानदारी से काम करने दिया जाए। उसको पुरस्कृत चाहे आप न करें, लेकिन आप उसको शक की निगाह से न देखें, आप उसको बेईमान और चोर नहीं समझें। वो देश की अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए वो दे रहा है, वही कमाता है, तो आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। आपका सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर है, उस पर आपका इनकम टैक्स नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री आपका 45% आज एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके लिए भी देखना है कि आप क्या सहूलियत देंगे। सिर्फ बड़े उद्योगों के बड़े हाथ होते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों में जो एंटरप्रेन्योर है वही पीर बावर्ची भिस्ती खर सारा काम वही करता है। प्रोडक्शन भी उसी को देखना है, मार्केटिंग भी उसी को देखना है, और 45 इंस्पेक्टरों के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ती है उसको। 45 इंस्पेक्टरेट्स, कैसे काम करेंगे उद्योगपति? आपको ये देखने की आवश्यकता है कि ये छोटे छोटे जो माइक्रो इंडस्ट्री हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, जो IIT IIM के पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, वो छोटा मोटा भी काम करना चाहते हैं तो उनको काम करने की सहूलियत हो, और उनको ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स पे टैक्स, इससे छुटकारा आप दिलाइए। अगर आप ये करेंगे तभी जाकर देश का विकास होगा, और तभी काले धन के क्रिएशन पे बैन लगेगा, काला धन का सर्कुलेशन कम होगा, और विदेशों से काला धन वापस देश की अर्थव्यवस्था में भी आएगा। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जो मेरी बातों को सुना, मैं बहुत बहुत सबों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।